everyone, welcome to Gurudev classes. I hope you are doing well. Okay guys, we have completed our chapter number 2. Today we will start chapter 3 and the name is Census and Sample Method of Collection of Data. Let's start. What is survey? Survey is a method of gathering information from individuals. The survey are done to describe some characteristic like price, quality, usefulness and popularity etc. गाइस ये जो सर्वे होता है ये किस लिए किया जाता है? जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है, कोई डेटा कलेक्ट करना होता है तो हम सर्वे करते हैं। तो सर्वे क्या है? सर्वे एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं किसी भी इंडिविजुअल से रिलेटेड। और ये जो सर्वे है किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कोई प्राइस है, किसी की क्वालिटी है, किसी चीज की यूजफुलनेस है, किसी चीज की पॉपुलैरिटी है, किसी भी चीज को जब हमें मेजर करना है, उसके बारे में जानना होता है तो हम सर्वे करते हैं। तो जो हमारा सर्वे है ना, उसका मेन पर्पस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा। On the basis of area covered, there are two method of survey. तो यहाँ पर जब एरिया के अकॉर्डिंग हम देखें तो सर्वे को हम दो तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सेंसस मेथड या सेंसस सर्वे भी बोल देते हैं इसको। सेकंड वन इज सैंपल सर्वे या सैंपल मेथड। अब यहाँ पर गाइस एक पिक्चर गिवन है, ये देखो, ये जो फुल सर्कल है हमारा जिसमें ये पॉपुलेशन दिखाई गई है, ये हमारा सेंसस कहलाएगा। और इसी का ही एक सब सेट है, ये जो स्मॉल वाला सर्कल है, अगर हम इसको इसमें से निकाल लेते हैं बाहर तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा सैंपल कहलाएगा। कहने का मतलब क्या है कि हम पूरी पॉपुलेशन में से जब इसको रिप्रेजेंट करने वाले कुछ बाहर सैंपल निकाल लेते हैं तो वो हमारा सैंपल सर्वे होगा। यानी कि सेंसस सर्वे में हम ऑल आइटम्स को कंसीडर करेंगे और सैंपल सर्वे के अंदर हम फुल सेंसस में से, फुल पॉपुलेशन में से कुछ हिस्सा निकाल के उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसको एनालाइज करके फिर उस सैंपल के आधार पर पूरी सेंसस के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज सेंसस और कंप्लीटेड या कंप्लीट न्यूमरेशन मेथड। अब सेंसस मेथड हमने पढ़ा, उसी के बारे में दे रखा है। A survey which include every element of the population, यानी कि जो हमारा सर्वे होता है और जिसके अंदर हम पूरी पॉपुलेशन के एलिमेंट को इंक्लूड करके चलते हैं, किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जाता है, उसी मेथड को हम सेंसस मेथड बोल देते हैं। इट कवर्स एवरी इंडिविजुअल यूनिट इन एंटायर पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन में से ईच एंड एवरी यूनिट को कवर किया जाता है, किसी को एक्सक्लूड नहीं करते, किसी को छोड़ा नहीं जाता है। ईच एंड एवरी आइटम को आने का पूरा मौका मिलता है, मीन्स सारी ही चीजें इसमें कंसीडर की जाती है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाता है। द एग्जाम्पल इंक्लूड सेंसस ऑफ इंडिया। इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें सेंसस के तो खुद सेंसस ऑफ इंडिया है, इंडिया के अंदर जो सेंसस की जाती है, जनगणना की जाती है, वो इसी का ही एक मेथड है। विच इज कैरिड आउट एवरी 10 ईयर्स, यानी कि जो हमारा सेंसस है ना, हर 10 सालों में होता है एक बार। This survey are carried out or carried for demographic data on the death, birth, literacy। तो जो हमारा सर्वे होता है, जो हम डेमोग्राफिक यानी कि जो जनसंख्या के आधार पर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, वो हमारा बर्थ से रिलेटेड भी हो सकता है, डेथ रिलेटेड भी हो सकता है, लिटरेसी से रिलेटेड भी हो सकता है। अब इसके एडवांटेजेस दे रखे, यानी कि जब हम सेंसस मेथड से डेटा को कलेक्ट करते हैं तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। वन बाय वन हम करेंगे। पहले एडवांटेजेस करते हैं। तो जब भी हम सेंसस मेथड से डेटा को कलेक्ट करते हैं तो जो भी हमारे रिजल्ट आते हैं ना, वो एब्सोल्युटली करेक्ट आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ईच एंड एवरी आइटम को कंसीडर किया जाता है। क्योंकि ईच एंड एवरी आइटम को कंसीडर किया जाता है तो रिजल्ट हमारे एक्यूरेट भी आएंगे और रिलायबल भी आएंगे, उस पर हम ज्यादा विश्वास भी कर सकते हैं। लेस चांस ऑफ बायसनेस, बायसनेस के कम चांस रहते हैं, क्योंकि किसी को भी छोड़ने की तो बात होती नहीं, सभी आइटम्स को हमें लेके चलना होता है, तो यहाँ बायसनेस की कमी पाई जाती है। डेटा रिलेटेड टू ईच एलिमेंट इज कलेक्टेड, यहाँ पर सभी आइटम से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया जाता है, किसी को भी लेफ्ट नहीं किया जाता है, तो ये इसकी एडवांटेज है कि डेटा सारा का सारा कलेक्ट किया जाता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, एनर्जी भी लगती है, मनी भी खर्च होता है जब हमें ज्यादा डाटा कलेक्ट करना होता है सेंसस से रिलेटेड।
So a lot of time, energy and money is required to collection of data. That's suitable for certain specific cases. कुछ ही केसेस में जो सर्टेन केसेस हैं उन्हीं में हम सेंसस मेथड को लागू कर सकते हैं, सभी मेथड में ये लागू नहीं किया जा सकता है. लार्ज नंबर ऑफ न्यूमिरेटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर कलेक्टिंग डाटा, और डेटा को कलेक्ट करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ न्यूमिरेटर की रिक्वायरमेंट होती है. एक या दो न्यूमिरेटर से काम नहीं चलता है. मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट वन इज सैंपल सर्वे. एज नेम सजेस्ट, सैंपल का सर्वे किया जाता है, पूरी पॉपुलेशन का सर्वे ना करके उस पॉपुलेशन में से कुछ डाटा लेंगे और उसके बारे में फिर हम स्टडी करेंगे, उसको बोलते हैं सैंपल सर्वे. इन दिस अ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन इज सर्वेड. पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल को लिया जाता है, उसका सर्वे किया जाता है. द फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्टिंग अ सैंपल टू आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करने वाला एक सैंपल को सिलेक्ट करते हैं और वो सैंपल इस तरह का होना चाहिए जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला हो, सारे के सारे पॉपुलेशन के गुण उसमें होने चाहिए. देन सिलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल एज इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी एंटायर पॉपुलेशन. अब हम सैंपल मेथड क्यों करते हैं, क्योंकि एंटायर पॉपुलेशन की स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि टाइम भी ज्यादा लगता है, मनी भी ज्यादा लगता है, न्यूमिरेटर की भी ज्यादा जरूरत होती है. तो इसीलिए स्टडी को सिंपल बनाने के लिए हम सैंपल मेथड यूज करते हैं. नाउ एग्जांपल पॉपुलेशन रिसर्च एक्सेट्रा. जस्ट अ मिनट. यस, नाउ वी विल डू एडवांटेज. इकोनॉमिकल एज ओनली सम यूनिट्स आर स्टडीज. अब ये जो हमारा सैंपल सर्वे होता है ना, इसमें क्योंकि हम ईच एंड एवरी आइटम को नहीं लेके चलते हैं, कुछ ही आइटम्स को लेके फिर स्टडी करते हैं, तो इसलिए ये हमारा इकोनॉमिकल मेथड होता है. नॉट टाइम कंज्यूमिंग, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि फुल पॉपुलेशन की स्टडी तो करनी नहीं है, कुछ सैंपल की ही स्टडी करनी है, तो टाइम भी सेव हो जाता है. लेस एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, ए स्मॉल पोर्शन स्टडी, क्योंकि फुल प्रोपोर्शन में से कुछ ही सैंपल को हमें स्टडी करना होता है, कुछ ही पोर्शन को स्टडी करना होता है, तो लेस एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ डिसएडवांटेज, पार्शियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द यूनिवर्स. अब जो यूनिवर्स है ना, उसका फुल इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता, पार्शियल एक आंशिक ही इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तो टाइम की बचत होती है. और यहाँ पर क्योंकि डिसएडवांटेज में दे रखा है, तो यहाँ पर फुल इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, पार्शियल होता है, इसलिए इसकी एक डिसएडवांटेज आ जाती है. नॉट इजी टू सिलेक्ट ए सैंपल विच रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन. अब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि एक पॉपुलेशन में से इस तरह का सैंपल निकालना जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला हो, तो ये काफी टफ टास्क हो जाता है. इट इज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड इज डिफिकल्ट. तो ये डिफिकल्ट प्रोसेस भी है, काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि सैंपल को निकालना आसान बात नहीं होता जो कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला हो. नाउ एसेंशियल ऑफ ए सैंपल. अब जब भी हमें सैंपल चाहिए होता है ना, या जब भी हमें सैंपल निकालना होता है पूरी पॉपुलेशन में से, तो कुछ चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है. ऐसे ही सैंपल ले लेंगे तो फिर उसको रिप्रेजेंट नहीं करने वाला हो सकता है, तो इसलिए कुछ चीजों को ध्यान में रखना है. जैसे फर्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेटिव. हमें ऐसे सैंपल लेने हैं जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो. ऐसा नहीं कि कोई भी हमने सैंपल ले लिया, फुल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला हमें सैंपल को सिलेक्ट करना है. ऐसे ही इंडिपेंडेंट होना चाहिए सैंपल, यानी कि जब हम सैंपल में से जब पॉपुलेशन में से एक यूनिट लेते हैं, तो एक यूनिट का निकालना दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, वो आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए. थर्ड वन इज होमोजीनिटी. जो हमारे सैंपल हैं वो होमोजीनियस होने चाहिए, उनमें एक जैसे गुण होने चाहिए, हेट्रोजीनियस नहीं होने चाहिए. इसी तरह से एडिक्वेसी. जो हमारा सैंपल है ना, वो एडिक्वेट होना चाहिए, ना तो ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ही छोटा होना चाहिए, ये सफिशिएंट होना चाहिए ताकि इससे हम अच्छे से निष्कर्ष निकाल सकें. नाउ सैम्पलिंग. अब सैम्पलिंग के बारे में हमने अभी किया ही है कि सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है. पूरे यूनिवर्स में से, पूरी पॉपुलेशन में से कुछ आइटम्स को चुन लेना जो कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला हो, वही हमारा सैम्पलिंग होता है. द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल फॉर अ स्टडी इन सच अ वे दैट द इंडिविजुअल रिप्रेजेंट द लार्ज ग्रुप फ्रॉम विच दे आर सिलेक्टेड.
अब ये देखो ये फिगर दे रखा है। अब ये जो है ना हमारा पूरा का पूरा पॉपुलेशन है मान लो, ठीक है। अब इसमें सैंपल कैसे निकालेंगे, तो जब इनमें से हम 3 या 4 को बाहर निकाल लेते हैं तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सैंपल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो जब भी हम अपने स्टडी के अकॉर्डिंग पूरी पॉपुलेशन में से कुछ इंडिविजुअल्स को, जो कि पूरी की पूरी लार्ज ग्रुप को हमें रिप्रेजेंट करवा दे, वो हमारा सैंपल माना जाएगा। नाउ मेथड ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के मेथड बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट दे रखा है रैंडम सैम्पलिंग, नाम से ही पता चल रहा है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है। जैसे हम क्या करते हैं ना, एक बाउल में बहुत सारी चिट डाल देते हैं और रैंडमली 1 निकाल लेते हैं, तो वो हमारी रैंडम सैम्पलिंग होगी। देन पर्पोजिव सैम्पलिंग, किसी पर्पस के अकॉर्डिंग जब हम सैम्पलिंग करते हैं। स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग, जिसमें हम अलग अलग स्ट्रेटा बना देते हैं और फिर उसमें से सैंपल कलेक्ट करते हैं। सिस्टेमेटिक सैंपल, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग सैंपल निकालते हैं। कोटा सैम्पलिंग, फिक्स कर देते हैं इसके अंदर हम इतना हमने सैंपल लेना ही लेना है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जो हमारे अकॉर्डिंग कन्वीनियंट है, जो हमें सुविधाजनक लगता है डेटा कलेक्ट करना, उसके अकॉर्डिंग हम सैंपल ले लेते हैं। 1 बाय 1 आप इसको हम कवर करेंगे। सो फर्स्ट वन इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग एक ही बात है। तो रैंडम सैम्पलिंग में जैसे ये देखो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक कैप रखा हुआ है और इसके अंदर बहुत सारी चिट्स हैं। इस चिट में से हमने रैंडमली कोई भी चिट निकाल ली है, तो ये हमारी रैंडम सैम्पलिंग है। अब रैंडम सैम्पलिंग का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि हर एक ईच एंड एवरी आइटम को आने के ना पूरे पूरे चांस होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक का आना दूसरे पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ईच एंड एवरी आइटम को सिलेक्ट होने के पूरे पूरे चांस होते हैं। एप्लीकेबल व्हेन पॉपुलेशन इज स्मॉल, होमोजीनियस एंड रेडिली अवेलेबल। तो ये वाला जो सिंपल मेथड है वो वहां पर यूज होगा जहां पर पॉपुलेशन साइज स्मॉल हो और जो हमारी यूनिट्स है वो होमोजीनियस हो, जो हमारी स्लिप्स होती हैं वो सेम सेम होती हैं और ये आसानी से जो अवेलेबल हो जाती हैं उससे रिलेटेड है। ऑल सबसेट ऑफ द फ्रेम आर गिवन एन इक्वल प्रोबेबिलिटी, और जितने भी चीजें हैं सबको आने के इक्वल चांस है, हर एक पर्ची के निकलने के इक्वल चांस है। ईच एलिमेंट ऑफ द फ्रेम दस हैज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, यानी कि फिर वही बात कह रही कि हर एक यूनिट के निकलने के इक्वल प्रोबेबिलिटी है, सभी के आने के पूरे पूरे चांस हैं। A table of random number और lottery system is used to determine which unit are to be selected। अब यहाँ पर ना यूनिट को निकालने के लिए दो तरीके के मेथड होते हैं। एक तो है रैंडम नंबर, इसको हम बोलते हैं टिप्पट टेबल होती है। उस टिप्पट टेबल में बहुत सारे नंबर दे रखे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डेटा को निकाल सकते हैं। या फिर लॉटरी सिस्टम है जो सामने दिखाई दे रहा है कि एक बॉल लिया, उसमें स्लिप्स डाली और उसको अच्छे से शफल करके कोई भी पर्ची निकाली, तो ये हमारा लॉटरी सिस्टम हो जाता है। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है? इजी मेथड है, सिंपल टू यूज, कोई भी आसानी से कर सकता है। नो नीड टू प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में चाहे ना भी पता हो, उसके लिए कोई जरूरत नहीं होती है। इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एवरी आइटम, हर एक आइटम को आने के या उसके चूज होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? इफ सैम्पलिंग फ्रेम लार्ज, अगर ज्यादा सैम्पलिंग का फ्रेम ज्यादा है तो ये मेथड प्रैक्टिकल नहीं किया जा सकता, तो फिर प्रॉब्लम आती है। ओके गाइस, बाकी जो बचे हुए सैम्पलिंग मेथड है नेक्स्ट में हम कवर करेंगे। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच। If you have any doubt, you can put comment in comment section. I will sort your problem. Thank you guys.